हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ के वीडियोस को, क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन को। और अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 मॉड्यूल 2। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। वैसे तो इसके बारे में आपने अकाउंट्स और में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, फॉर्मेट्स और देखे हैं, बैलेंस शीट, P&L, और यहाँ कुछ उसके प्रोविजंस देखते हैं। तो हम सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे, इलस्ट्रेशंस कवर कर लेंगे और फिर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। पहला एग्जाम्पल है पेज नंबर 5। महिंद्रा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी ऑन 22 फरवरी फैब 2022। 22 फैब 2022 को महिंद्रा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है। इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, शैल कंप्राइज द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ द मार्च। पहला जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2023 को एंड होगा। तो देखो, कंपनी बनी कब? 22 फरवरी 2022। जनरली आप बोलोगे फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो गया 31 मार्च 2022 को, लेकिन इनके लिए पहला फाइनेंशियल ईयर किस दिन एंड माना जाएगा? 31 मार्च 2023 को। तो ये कंपनी 2022 मतलब जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई। नाउ 2 ईयर टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वाज गिवन टू कॉर्पोरेट टू अलाइन दियर फाइनेंशियल ईयर टू द प्रोविजंस कंटेंट। तो ऐसे केस में 2 साल का इनको टाइम मिल गया। लेकिन कंडीशन क्या है कि कंपनी 1 जनवरी के बाद बननी चाहिए। 1 जनवरी से पहले अगर बनती तो फिर इसका 31 मार्च 2022 ही हो जाता। ठीक है ना? तो कंपनी यहाँ पे 1 जनवरी 2022 के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, 22 फरवरी 2022 को हुई है। तो इस केस में इनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 1, ट्रू और फॉल्स है स्टेटमेंट, पेज नंबर 11। वाउचर्स नीड नॉट टू बी प्रिजर्व्ड एज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिजर्विंग बुक्स फॉर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व रखना है, बचा के रखना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। लेकिन ये कह रहे हैं कि वाउचर्स को बचा के रखने की जरूरत नहीं है। क्या सही है? नहीं, गलत है ये। वाउचर्स को भी, जो किसी एंट्री के सपोर्टिंग में कोई वाउचर है तो उसको भी 8 साल तक बचा के रखने की जरूरत है। उन्होंने रीजन में बता दिया। इलस्ट्रेशन 2, कैन XYZ लिमिटेड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस। क्या XYZ लिमिटेड कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकती है? मतलब इतना इनकम हो गया उसे रिकॉग्नाइज करना, इतना खर्चा कर दिया उसे रिकॉग्नाइज। ये नहीं कि भाई हमने सेल बुक कर लिया है, पैसे आएंगे 2 महीने बाद, हमने खर्चा बुक कर दिया लेकिन करेंगे पेमेंट 2 महीने बाद। वो होता है एक्रूवल बेसिस कि भैया खर्चा तो तुम्हारा आज ही हुआ ना, चाहे पेमेंट दो महीने बाद करो। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है? नहीं, खर्चा किया तो ही रिकॉर्ड करो, अदरवाइज मत करो। क्या ऐसा कंपनीज कर सकती है? नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन एक्रूवल बेसिस। उन्होंने बोला नहीं भैया, एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करो, एक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, एक्रूवल बेसिस पे आपको मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, ना कि कैश बेसिस पे। और डबल एंट्री सिस्टम होनी चाहिए अकाउंटिंग की। ठीक है, नो एक्सेप्शन हैज़ बीन गिवन बाय द एक्ट टू एनी क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी को या क्लासेज ऑफ कंपनी को कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है इन सब चीज़ों के लिए कि आप कैश बेसिस पे कर लो। हैंस XYZ लिमिटेड कैन नॉट मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस। तो हम कह सकते हैं कि XYZ लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे नहीं मेंटेन कर सकती है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 16। Modern Furniture Limited (MFL) is required to prepare the financial statement that comply with accounting standards. MFL कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, मतलब P&L, बैलेंस शीट और अदर स्टेटमेंट्स बनाने जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए। एंड शैल बी इन फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट the financial statement prepared and presented are not in compliance with applicable accounting standard। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उन्होंने और प्रेजेंट किया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है नहीं। Therefore MFL required to disclose। तो ऐसे केस में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बने नहीं है तो MFL
कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। नाउ फर्स्ट की डेविएशंस, क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया, किस वजह से फॉलो नहीं किया, मतलब क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है अमाउंट्स में, कंप्यूटेशन में, रीजन फॉर डेविएशन, क्या कारण है डेविएशन का, क्या डिफरेंस का कारण, ना फाइनेंशियल इफेक्ट अराइज आउट ऑफ सच डेविएशन, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए बनाने पे। तो आंसर क्या, पहला ही सिर्फ डेविएशन बताना है। नाउ बी ऑप्शन, डेविएशन के साथ साथ रीजन भी बताओ, या फिर सी है डेविएशन बताइए और फाइनेंशियल इफेक्ट बता दी, और आंसर इज डी, भैया डेविएशन भी बताओ, रीजन फॉर डेविएशन भी बताओ, फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताओ। तो आंसर है इसका डी, आपको तीनों चीज़ें बतानी पड़ेगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना करने की वजह से क्या क्या हुआ है। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और हम आ गए हैं पेज नंबर कहाँ है, नेक्स्ट है पेज नंबर 34, इलस्ट्रेशन 4। The board of directors of ABC Limited wants to circulate unaudited accounts before the annual general meeting। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ABC लिमिटेड के, वो अनऑडिटेड अकाउंट्स सर्कुलेट करना चाहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि वो ऑडिट हुई ही नहीं है, सीए साहब ने अपने साइन किए ही नहीं है ऑडिटिंग करने के बाद के, तो क्या वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में सर्कुलेट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर को। वेदर सच एन एक्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज टेनेबल, क्या ये सही है जो उन्होंने किया है। नाउ सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that every general meeting of a company, the board of directors of the company shall lay before such meeting financial statements for the financial year। कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिस्कशन करेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करेगी। Now further, section 134 provides that signed copy of every financial statement includes consolidated financial statement। जो signed copy होगी financial statement की, उसमें consolidated financial statement भी आ जाते हैं if any, अगर कुछ है ऐसा तो, shall be issued, circulated और published along with, पब्लिश किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, और उसके साथ क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, एनी नोट्स अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नोट्स टू अकाउंट भी सर्कुलेट होने चाहिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होने चाहिए, बोर्ड डायरेक्टर्स के रिपोर्ट्स भी होने चाहिए। इट देयरफॉर फॉलो दैट अनऑडिटेड अकाउंट्स कैन नॉट बी सेंट टू मेंबर्स। इसका मतलब अनऑडिटेड अकाउंट्स मेंबर्स को नहीं भेजा जा सकता है, और अनऑडिटेड अकाउंट्स कैन नॉट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को भी अनऑडिटेड अकाउंट्स फाइल नहीं कर सकते। सो सच एन एक्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज नॉट टेनेबल। जो एक्ट मतलब जो काम किया है एबीसी लिमिटेड ने वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है लॉ में। चलते हैं नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 41। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, ए लिस्टेड एंटिटी, हैज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन प्लेस। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, मतलब लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड इसके शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। हैज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन प्लेस, उसके पास इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अ फेलियर इन कंट्रोल सिस्टम हैज बीन रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल ईयर के दौरान पता चला इनके फाइनेंशियल कंट्रोल में फेलियर है, कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल्स वर री इंस्टेटेड सून आफ्टर सच इंसिडेंट, और जब जैसे पता चला तो कंट्रोल्स को सही कर दिया गया। Whether directors in directors responsibility statement can state that controls are adequate and operating efficiently। क्या डायरेक्टर्स को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ये बताने की ज़रूरत है कि जो कंट्रोल्स हैं सारे के सारे अब वो सही हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं? ये इसका आंसर आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये बताना जरूरी है? Now, adequacy refers to the design of the control system and signify whether the control system that is in place is fit for purpose or not। एडिक्वेसी रेफर्स टू द मतलब कि एडिक्वेटली बताना, मतलब एडिक्वेसी मतलब किसी चीज़ का अच्छे से होना, वो एडिक्वेसी रेफर करती है कि जो कंट्रोल और सिस्टम का जो डिज़ाइन है, जो कंट्रोल और सिस्टम बनाया है वो बिल्कुल सही है।
वो उस पर्पस के लिए ठीक है या नहीं ये बताना है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली रेफर्स टू द वेदर द कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस। ऑपरेटिंग एडिक्वेसी का मतलब है कि हमने कंट्रोल अच्छे से बनाया। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली जो सारे कंट्रोल हैं उसको हम अच्छे से यूज कर रहे हैं ताकि जो डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क और नॉट, कि भाई जिसकी वजह से जो रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क उसे कंट्रोल किया जा सके। तो हमने पहले कंट्रोल अच्छे से बना लिया, उसके बाद कंट्रोल को अच्छे से हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि रिस्क से बचा सके। हेंस हेयर एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टुगेदर शैल बी रीड एज एडिक्वेट। एडिक्वेसी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली दोनों को मिला दें तो हम बोलेंगे ये एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कि अच्छे से काम हो रहा है, अच्छा सा फाइनेंशियल कंट्रोल काम कर रहा है, एंड एप्लीकेबल देयर थ्रू आउट ऑल्सो, और एप्लीकेबल भी है। देयरफॉर डायरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट स्टेट दैट कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इसलिए जो डायरेक्टर है मॉडर्न फर्नीचर्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में वो नहीं बता सकते हैं कि वो कंट्रोल्स और जो कंट्रोल्स है वो एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफिशिएंटली है, मतलब वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 42। ABC कंपनी इज अ 1 पर्सन कंपनी एंड हैज़ ओनली 1 डायरेक्टर। ABC कंपनी एक 1 पर्सन कंपनी है और एक ही डायरेक्टर है उसके पास। 1 पर्सन कंपनी हु शैल ऑथेंटिकेट द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट। कौन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को ऑथेंटिकेट करेगा और बोर्ड्स की रिपोर्ट को? इन केस ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी, जब 1 पर्सन कंपनी का केस हो तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ओनली 1 डायरेक्टर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक ही डायरेक्टर साइन करता है। फॉर सबमिशन टू द ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट देयर ऑन, भाई रिपोर्टर ऑडिटर को भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है वो एक ही डायरेक्टर देता है। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड बाय 1 डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर। तो जब एक ही डायरेक्टर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर एक ही डायरेक्टर ने साइन किया तो वो सही माना जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 46। Modern Furniture Limited MFL undertakes a CSR project in light of its CSR policy। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो होती है, कंपनी को अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी को बनानी होती है कि वो पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं CSR पॉलिसी को। एंड प्लेसिंग एंड इंस्टॉलिंग बेंचेज एज पब्लिक पार्क, वो क्या कर रहे हैं कि पब्लिक पार्क में बेंचेस इंस्टॉल कर रहे हैं बैठने के लिए लोगों के लिए। एंड गार्डन्स इन सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन मतलब DM के सुपरविजन में। इनिशियली इट वाज एस्टिमेटेड दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 months। पहले ये माना गया था कि जो ये प्रोजेक्ट है बेंच लगाने का ये सब 8 से 10 महीने में पूरा हो जाएगा। बट ड्यू टू रिनोवेशन ऑफ अ हाफ डोजन ऑफ पार्क्स द टास्क ऑफ इंस्टॉलिंग बेंचेस दैट पोस्टपोन टिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं पार्क्स में, इसकी वजह से जो लगाने का जो प्रोग्राम था बेंचेज वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है ना। विच वॉज एक्सपेक्टेड टू फर्दर कपल ऑफ क्वार्टर्स, जिसकी वजह से भाई कुछ और क्वार्टर्स लग जाएंगे और कुछ महीने लग जाएंगे। नाउ बोर्ड ऑफ MFL कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर द प्रोजेक्ट एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब जो बोर्ड है MFL के वो कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। नाउ एक्सटेंड द ड्यूरेशन बियॉन्ड 1 year, और उसको ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया 1 साल से ज़्यादा का। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड रीजनेबल जस्टिफिकेशन, उसके बाद रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी दिया कि वहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। वेदर बोर्ड ऑफ MFL करेक्टली रिकैटेगराइज द प्रोजेक्ट एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और नॉट। अब बताइए जो MFL के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं क्या वो इसको कैटेगराइज सही कर रहे हैं कि भाई ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सही किया या नहीं किया, इस पे सवाल है। नाउ रूल 2 ऑफ द CSR रूल्स प्रोवाइड दैट प्रोजेक्ट्स विच आर इनिशियली ऑफ लेस देन अ ईयर्स टाइम but duration of which extend beyond one time period by board based on reasonable causes or justification shall be recategorized as ongoing project. Hence the decision of board of MFL is legal and valid। कह रहे हैं कि भैया पहले तो 1 साल से कम का था लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, वैलिड रीजन की वजह से ये 1 साल का ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केस में अगर रिकैटेगराइज कर दिया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की तरफ, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बता दिया तो वो सही किया है, कोई गलत नहीं है, लीगल है, ये वैलिड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 47। दोस्तों आगे के जो इलिस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।